हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के एक फ्रेश अपडेट है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए अभी क्या चल रहा है, एक्चुअली मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए इस हफ्ते जो है वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। देखिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है ना, जो जिन लोगों ने इस कंपनी को लोन दिया है, इन सभी के बीच में जो है यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस चल रहा है कि एक्चुअली में देखा जाए तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्लानिंग DHFL के एक्वायर करने वाले पिरामिड ग्रुप की तरफ से दी जा रही है, उसको लेकर के अभी इस हफ्ते वोटिंग प्रोसेस चल रही है। और इस वोटिंग प्रोसेस के ख़त्म हो जाने के बाद जो है DHFL के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हो सकता है 966 करोड़ रुपए जो है इस कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स को और रेज़ करके देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अभी अप्रूवल लिया जाना है। देखिए अभी हुआ क्या है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स को एडिशनली 966 करोड़ का अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उनकी होल्डिंग्स के रेशियो में। देखिए फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स जो हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी ग्रुप के हों, अगर DHFL में उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि उनका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ये सोच के किया था कि उनका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगा, सेफली मल्टीप्लाइड होगा, सुरक्षित तरीके से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होने से रहा, जिसके चलते ये सभी के सभी लोग इस बात से सदमे में हैं, डर में हैं, क्योंकि किसी का बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा है, किसी का थोड़ा सा लगा है। तो जिसका ज़्यादा लगा है वो हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो, जिसका छोटा लगा है वो हो सकता है उसी के साइज़ के हिसाब से वो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसको दुख हो रहा हो। तो इन सभी चीज़ों को केयर करते हुए NCLT ने ये डिसीजन लिया था कि DHFL को एक्वायर करने के लिए पिरामिड ग्रुप को और एडिशनल ऑफ़र करना पड़ेगा, ताकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो छोटे छोटे होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी को और अमाउंट ऑफ़र किया जा सके। अगर हम अभी तक की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स जो हैं इस कंपनी के अंदर क्लेम कर रहे हैं कि लगभग 5,299 करोड़ रुपए का अमाउंट उनका इस कंपनी में फंसा हुआ है, 5,299 करोड़ का। ठीक है, और अभी जो प्लानिंग दी गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, जो अमाउंट तय हुआ है पिरामिड ग्रुप को जो ऑफ़र दे रहा है उसमें से, तो 5,299 करोड़ का आधा ही मिल पाएगा FD होल्डर्स को। लेकिन 966 करोड़ रुपए अगर और इनको अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद इनकी होल्डिंग 43.31% हो जाएगी करंटली, जो कि 23.08% है। ठीक है, तो ये अगर एडिशनल पे आउट हो जाता है अप्रूव, तो उस केस में FD होल्डर्स को 2,189 करोड़ का अमाउंट रिसीव हो सकता है। देखिए फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए अभी तक कुछ भी किसी ने चूं तक करने की कोशिश नहीं करी है। देखिए यहाँ पे 6.18% वोटिंग शेयर है जो फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स का है। देखिए ये फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स वो लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि DHFL के इस रेसोल्यूशन प्लान को सक्सेस मिले। ये बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। इन सभी इस तरीके के जो वोटर्स होते हैं या इस तरीके के जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको डिसेंटिंग क्रेडिटर्स बोला जाता है। एसेंटिंग क्रेडिटर्स वो होते हैं जो इस पूरे प्लान के फेवर में वोट करते हैं। देखिए अभी जो वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, अगर जो रिक्विजिट अमाउंट है, रिक्विजिट नंबर है वोटिंग का, अगर उस लेवल तक वोटिंग नहीं मिल पाती है तो इस केस में ये डील नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो होल्डर्स हैं, FD होल्डर्स हैं, उन सभी के पास एक राइट है वोट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंटिंग जो वोटर्स हैं 6.18% मात्र हैं। इतना काफ़ी होगा क्या? मुझे लगता है कि इतना काफ़ी नहीं होगा, और होने चाहिए थे इस डील को ना सक्सेसफुल बनाने के लिए।
यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको बताना चाहूँगा, एनसीएलटी ने सजेस्ट किया था 7 जून को कि इन लोगों को फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक बार प्लानिंग करनी चाहिए और उसको एक बार डिसीजन। देखिए यहाँ पे 37,250 करोड़ रुपए का अमाउंट जब पिरामिड ग्रुप देने के लिए तैयार था, लेकिन अभी इसमें इतने से तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा पूरा अमाउंट रिफंड करना है, जैसे कि आर्मी ग्रुप के लोग हो गए, ठीक है, जो पुलिस में हैं, या इस तरीके के जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो अपने परिवार को छोड़ चुके, अपने शरीर की चिंता नहीं कर रहे, देश की चिंता कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पूरा पूरा अमाउंट रिफ़ंड करना है, ऐसा एनसीएलटी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था। जी हाँ, सही सुने आप, रिक्वेस्ट किया गया था कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। देखिए यहाँ पे 540 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है एडिशनली लेंडर्स की तरफ से प्रपोज किया गया है अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए, यानी एनसीडीज़ के लिए जो अनसिक्योर्ड हैं। वहीं हम सिक्योर्ड एनसीडी होल्डर्स की बात करें तो उनके लिए 263.6 करोड़ का एडिशनल प्रपोजल दिया गया है। एंड आर्मी ग्रुप के लोगों के लिए जो फंड जाएगा 21.85 करोड़ रुपए जाएगा। वहीं नेवी चिल्ड्रेन स्कूल के लिए जो फंड जाएगा 1.95 करोड़ रुपए जाएगा। और इसके अलावा एयर फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी के लिए जाएगा 56.09 करोड़। सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं इस कंपनी के अंदर, उनके पास जाएगा 1853.21 करोड़ रुपए, जो कि 5.4% है टोटल रिजर्वेशन वैल्यू, जो कि 37,000 जितनी भी थी। ठीक है, तो ये है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों जो कुछ भी ये चल रहा है बिल्कुल भी शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं है। देखिए अभी वोटिंग प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तब भी आपको बताना चाहूँगा इसमें कहीं ना कहीं रुकावट तो पैदा होगी। लेकिन देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे के ऊपर सुनेगा, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल सुनने वाली है। हालांकि इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ पा रही है अभी तक कहीं से कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, डिक्लेयर कब मैटर सुना जाएगा, कब नहीं सुना जाएगा, कुछ भी नहीं कहीं पता चल पा रहा है। अभी देखिए पता तभी चलेगा जब हमें पहले ये पता चलेगा कि डीएचएफएल के केस में वोटिंग प्रोसेस किस लेवल तक कंप्लीट हुई है और उससे क्या डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, तभी हमें चीज़ें क्लियर होंगी कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। लेकिन रही बात स्टेक होल्डर्स की, तो देखिए आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो लोग मिल करके जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकें। तो मेरे हिसाब से देखिए कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोग जो है कनेक्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ गैदरिंग कर सकें एक दूसरे के सपोर्ट में, ताकि वो अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकें ऐसे एक्शंस के लिए। क्योंकि ये एक कंपनी के साथ नहीं, कई के साथ होता है, जिससे कई रिटेल इन्वेस्टर जो हैं फंस जाते हैं और अल्टीमेटली नुकसान पब्लिक का ही होता है। पब्लिक का ही नुकसान करना है तो फिर अथॉरिटीज़ के रहने या ना रहने का मतलब ही क्या हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं, है कि नहीं? थोड़ी सी देखिए मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन क्या कर सकते, जो चीज़ सच्चाई है वो चीज़ में बोलना मुंह से निकल ही जाता है, कितना भी छुपाओ तो। समझ रहे बात को? तो अगर पब्लिक का अगर ऐसे नुकसान ही कराना है तो इन अथॉरिटीज़ के होने या ना होने का क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे हिसाब से इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। इसके खिलाफ़ कोई न कोई खड़ा होना चाहिए किसी न किसी को, ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना हो। अगर एक करेगा इस तरीके से कई करेंगे। कोई भी एक्वायर करना किसी भी के लिए, किसी कंपनी को एक्वायर करना कितना आसान हो जाएगा इस हिसाब से। तो शेयर होल्डर्स का गला घोट दो, आराम से अपना काम कर लो, ये तो अच्छा तरीका है। और कई कंपनीज़ ने एक दूसरे को देख करके किया। आपको बताना चाहूँगा उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड का भी हाल ही के एग्जांपल है। इसके अलावा क्वालिटी लिमिटेड, अभी आप उसको भी देख सकते हो, जाकर डिलिस्ट हो चुकी है। इसके अलावा डीएचएफएल आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक कंपनी थी, और वीडियोकॉन ग्रुप की 2 कंपनीज को डिलिस्ट किया गया, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और एक और कोई कंपनी थी उन्हीं की। समझ रहे? तो ये 4-5 कंपनीज तो मेरे कुछ ही महीनों पहले की बात है, ऐसी कोई ख़ास पुरानी बात भी नहीं है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, नई सिचुएशन कुछ भी होती है डेफिनेटली आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात आपको बताना ज़रूरी मुझे लगा कि काफ़ी जो फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स हैं वो लोग चिंतित रहते हैं ना, पूछते रहते हैं बार बार, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि एफडी होल्डर्स के लिए थोड़ा सा अमाउंट जो है 900 समथिंग करोड़ रुपए का एडिशनली प्रपोज किया गया है। तो डेफिनेटली जो पहले आपको मिल रहा था उसमें थोड़ा सा ऐड होकर मिलेगा। यही एनसीएलटी की तरफ से डायरेक्शन दिया गया था
सी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ऑफ़र करने के लिए। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या वोटिंग क्या आउटकम आता है। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो गाइस। So this is all friends. If you like this content, please give a big thumbs up and take care. See you next time.